स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल जिस किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जेएसएससी सीजीएल स्पेशल की, जिसके अंदर आपको 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स इसमें रहेगा। यानी कि एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स, एक बहुत बड़ा सेक्शन है, आप इसे इग्नोर करके नहीं जा सकते। यहाँ पर कंप्यूटर को एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, कंटेंट के साथ आपका कंप्यूटर कवर कराया जा रहा है और आपको जरूर इन सारे सीरीज, इस सारे वीडियोस को देखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का थ्योरी हमने कर लिया है, जो भी कुछ और बच जाएगा उसको एमसीक्यू के माध्यम से हम कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। आप सबने बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे एंड्रॉइड को हो, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे सिस्टम कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए तो मैं आप लोगों के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम का वीडियो बना दूंगा। जो भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे वो मोबाइल का हो, एंड्रॉइड हो, चाहे सिम्बियन हो या फिर विंडोज हो, विंडोज के अलग अलग जो वर्जन्स हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज के अलग अलग जो भी वर्जन है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है, तो सब पर हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम एमसीक्यू देखते हैं, तो चलिए ध्यान से देखिएगा। 50 से 60 एमसीक्यू यहाँ पर करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। अब यंत्र सामग्री का मतलब कि सामान बोला जा रहा है। सामान मतलब हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, काट सकते हैं, मार सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो जिसको जिसको भी छुआ जा सकता है, जो मैटर है, जो पदार्थ है, तो ये क्या है? अब कंप्यूटर के ऐसे ऐसे पार्ट जिसको आप टच कर सकते हैं, तो हार्डवेयर ये सामग्री है। तो बताइए इनमें से कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो क्या प्रिंटर एक हार्डवेयर नहीं है? हाँ है। माउस को हम टच कर सकते हैं, हाँ। कीबोर्ड, लेकिन ये जो प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया है, बहुत डिटेल में इसको करवाया है। आप जरूर उसे देखिएगा तो आसानी से इसे टिक कर पाइएगा। ठीक है, अगला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर गूगल क्रोम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्ले स्टोर पर जाइएगा आपको मिल जाएगा। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ठीक है, उसके बाद ओपन ऑफिस, ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए एक तरह से अगर मतलब सिंपल भाषा में अगर इसको समझा जाए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो कि ओपन होता है, जो इसको बनाता है, जो इसका मालिक होता है, जिसके पास इसका लाइसेंस होता है, जिसके पास इसका कॉपीराइट होता है, वो मार्केट में, मार्केट मतलब इंटरनेट पर इसको ओपनली छोड़ देता है। आप इसको यूज कर सकते हैं, फ्रीली यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी भी पर्पज से आप इसको यूज कर सकते हैं, आप इसमें लिखे गए कोड में चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो ये सब कुछ के लिए इसको छोड़ा जाता है। तो इस तरह से इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसा नहीं है। ठीक है, इसे पहले माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कहा जाता था, MSIE। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, बाद में इसे इंटरनेट एक्सप्लोरर खाली कहा जाने लगा। तो यहां से समझिए सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। देखिए सॉफ्टवेयर भौतिक कंपोनेंट तो होता ही नहीं है, तो गलत हो गया। फर्मवेयर नहीं है। ठीक है, फर्मवेयर भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये किसी भी डिवाइस में उसके रोम में पहले से मैन्युफैक्चरर के द्वारा डाल दिया जाता है, कुछ कोड होता है, तो वो अलग चीज है। ठीक है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर का अर्थ अगर कहा जाए तो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है, एक इंस्ट्रक्शन है, जो कि दिया जाता है प्रोग्रामर के द्वारा, जो दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, जो दिया जाता है बनाने सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा, कुछ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कराने के लिए। हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर्स हैं, वो सारे के सारे हार्डवेयर्स, सारे के सारे ड्राइव्स, सब कुछ तभी सही से काम कर पाएंगे जब उस डिवाइस को काम कराने के लिए एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर होगा। तो क्या हो गया? एक सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम है। अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है, चलिए। कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे अब हम अगर देखिए आम लोग जो है, हम लोग जैसे कॉमन मैन, ठीक है, या फिर ये कहे कि जो हमारे पास ज़्यादातर यूज जो हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं? ज़्यादातर लोग विंडोज करता है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एप्पल वाला ऑपरेटिंग सिस्टम तो हम लोग के पास नहीं, बहुत ज़्यादा लोग के पास नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम ही लोग के पास, थोड़ा महंगा होता है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब आप अपने अंदर जो आपके लैपटॉप के अंदर जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो जब आप उस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए
नए जनरली हार्डवेयर कंपोनेंट के अधिक अधिक शक्तिशाली मतलब अधिक पावरफुल अधिक जो एक जो वर्जन आता है, जो अपग्रेडेड वर्जन आता है, आप अगर उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप जब उसे चाहते हैं, आपके पास विंडोज 8 है, आप चाहेंगे कि अपने हार्डवेयर में विंडोज 10 चढ़ा दें, आप चाहेंगे कि अभी नया आया है विंडोज 11, आप चाहेंगे कि वो वाला इंस्टॉल करवा ले, तो ये प्रोसेस अपग्रेडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? अपग्रेडिंग कहलाती है ये प्रोसेस, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपग्रेडिंग कहलाता है, ठीक। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप के सॉफ्टवेयर का एक सामान्य प्रकार है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक सामान्य प्रकार है। मैंने आपको बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर बताया था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया था। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर। किसके अंदर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जो हम काम करते हैं उसको आसान बनाता है, ठीक है, उसको आसान बनाता है, लेकिन जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है, यह भी मैंने बात किया हुआ है। अच्छा, आगे देखिए, कहा जा रहा है निम्न में कौन सा एक संसाधन प्रबंधक यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट एक तरह से कह सकते हैं, जो रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं, कीबोर्ड है, माउस है, पेन टैब है, आपका यूएसबी जो भी है, रिसोर्स मैनेजमेंट, तो उसके रूप में कार्य करता है, एक रिसोर्स मैनेजमेंट के रूप में कार्य करता है, और उपयोगकर्ता यानी कि यूजर और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। तो कौन करता है ऐसा भाई? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। कल मैंने इसके बारे में बात किया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करता है कि नहीं? तो जी हाँ, करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए, कंप्यूटर और बिजनेस जगत में ओएस का अभिप्राय क्या है? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका अभिप्राय ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ओएस का काम क्या होता है? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि ये आपके जितने भी कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं, कि जितने भी पेरिफेरल्स लगे हुए हैं, जितने भी आउटपुट या फिर हार्डवेयर्स लगे हुए हैं, जो भी रिसोर्सेज लगे हुए कंप्यूटर के साथ, उसको मैनेज करता है, उसका मैनेजमेंट करता है, यानी कि इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट करता है। दूसरा ये क्या करता है? यूजर और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो यूजर इंटरफेस का काम करवाता है ये, ठीक है। और जितने भी हमारे पास, ठीक है, क्या बोलते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस वर्ड है, आपका एमएस पीपीटी है, चाहे आपका फोटोशॉप है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे आपका क्या बोलते हैं फेसबुक है, तो कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसको क्या करवाता है? उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये सब कुछ मेमोरी मैनेजमेंट का काम है। तो ये सब कुछ हमने बात किया हुआ है। आप देखिए, नेटवेयर क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको कल बताया था ना, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था ना मैंने आपको। तो कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवेयर एक कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो होता है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही तो होता है। तो देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और है, ठीक। तो नेटवेयर एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क, जिसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो याद रखिएगा, नोवेल, या ठीक है, नोवेल कंपनी है, नोवेल कंपनी, इसके द्वारा, नोवेल इंक कहा जाता है, नोवेल इंक कॉर्पोरेशन। तो इसके द्वारा नेटवेयर, ठीक है, इसके द्वारा नेटवेयर, जो कि एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस नेटवेयर का डेवलप किया गया है नोवेल इंक के द्वारा, नोवेल इंक के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये जो नोवेल इंक है, ये लैन नेटवर्क पर काम करता है, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। एक मैंने बताया था, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर कंप्यूटर होता है, डेटाबेस टाइप का, और उससे बहुत सारे कंप्यूटर टर्मिनल्स के थ्रू जुड़े रहते हैं, और वहां से ये सब कुछ मैंने कल बात कराया हुआ है। तो इस टाइप के परफॉर्मेंस को कराने के लिए, ठीक है, जो एक नेटवेयर नाम का कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, और किसने बनाया? नोवेल ने बनाया है, ठीक है। अब देखिए, कहा जा रहा है नीचे दिए गए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम X10 वाला, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम X है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस डॉस, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन C++ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं, बल्कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो लिखते हैं, ठीक है,
तो प्रोग्राम करते हैं तो जाकर के सॉफ्टवेयर बनता है, कोडिंग करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। सी जो लैंग्वेज था कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी का डेवलप्ड फॉर्मेट या फिर एडवांस्ड फॉर्म और एडवांस्ड वर्जन है आपका सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का जो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा सी प्लस प्लस कंप्यूटर लैंग्वेज का क्या किया गया था? डेवलपमेंट किया गया था। कब? 1972 में, 1972 में। और किस लिए किया गया था? तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज का जो इजाद किया गया था या डिस्कवरी जो इसको डेवलप किया गया था डेनिस रिची के द्वारा, इसलिए कि ये चाहता था कि 1972 में एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बारे में मैंने आपको बात किया हुआ है क्या? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया था। किसने? डेनिस रिची ने, 1972 में। अच्छा, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए डॉस, एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल, ओरेकल एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखिए ओरेकल के बारे में आपने सुना भी होगा। ओरेकल एक बहुत बड़ी अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है, कंप्यूटर से रिलेटेड ही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। तो ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक, आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि बताइए कौन पद सॉफ्टवेयर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि बताइए कौन सा ऐसा शब्द है जो कंप्यूटर को बेहतर रूप से परिभाषित करता है। अच्छा, कंप्यूटर केवल एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। देखिए कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम भी है। ठीक है, अच्छा, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम, ये भी हो सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर तो प्रोग्राम होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोग्राम है। तो ये दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है भाई? एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे एंड्रॉइड का मोबाइल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी प्रकार से एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सिम्बियन। अब ये भी एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये गूगल ने डेवलप किया है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम गूगल ने डेवलप किया है। किसने? गूगल ने डेवलप किया है। ठीक है, गूगल ने डेवलप किया है और ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये फ्री टू यूज है। ठीक है, एंड्रॉइड। अच्छा, ये जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसको डेवलप किया था नोकिया में। नोकिया का सेलफोन में ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था। ऐसे बहुत ज़्यादा ये चला नहीं, एंड्रॉइड ही चल रहा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए। यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं, यदि आप लोगों को नियमित रूप से पत्र भेजते हैं, लिख करके कंप्यूटर के माध्यम से कुछ लिख करके मेल, कुछ लेटर्स लिखते हैं, तो आप पत्र तैयार करने के लिए किस प्रकार के प्रोग्राम का प्रयोग करेंगे? बताइए किस प्रकार के। क्या आप पत्र लिखने के लिए हार्डवेयर कोई प्रोग्राम है ही नहीं, तो यहां पूछा जा रहा है वो गलत हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है कंप्यूटर के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, जो भी काम करवाया जाता है कंप्यूटर को, उस पर ये काम करता है बेसिकली। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर काम करता है। देखिए यूटिलिटी का मतलब क्या? उपयोगी, उपयोगिता। कंप्यूटर को उपयोगी बनाने के लिए एक यूजर को, मैंने जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से सरल शब्दों में आपको बताया हुआ है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो आप वहां से आसानी से समझ पाएंगे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कोई एक इसका यूज हम लेटर वगैरह यूज करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि कंप्यूटर अच्छे से अच्छे काम कर पाए, इसमें कोई मैल फंक्शनिंग ना हो, इस पर कोई वायरस का असर ना हो। ठीक है, या फिर इसका जो स्पेस है बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस स्पेस को कम किस प्रकार से किया जाए, तो ये सब काम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम करते हैं। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आ जाएगा? एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस पीपीटी आ जाएगा, फोटोशॉप आ जाएगा, एमएस एक्सेस आ जाएगा। तो इन सब का यूज हम वर्ड प्रोसेसिंग वाले सॉफ्टवेयर का यूज हम लेटर वगैरह करने के लिए करते हैं, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हो जाएगा आपका सही जवाब, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। देखिए कहा जा रहा है कौन सा है, हाँ, नीचे दिए गए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण बोल रहा है नहीं है, तो बोलिए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? आप थोड़ा सा जब मेरा लेक्चर जाकर के प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहां पर मैंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़ाया है, जाकर के देखिए सारा का सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमने बताया था आपको डेटाबेस
सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कि जो क्या होता है, कोई भी एक सर्वर होता है, डेटाबेस होता है, वहाँ से बहुत सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं और इसको डेटाबेस मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जैसे कि फोटोशॉप है, आपका एमएस वर्ड है, ठीक है? तो ये इन सब का टाइप का जो भी हम पीपीटी यूज़ करते हैं, ये सब ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर लाइक एमएस एक्सेल वगैरह, ठीक है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर लाइक एमएस वर्ड वगैरह, तो ये सब जो है ना, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये क्या है? ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आप यहां से क्या आंसर हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, अब आगे देखिए, नीचे दिए गए 5 शब्दों में से कौन सा बेमेल है, यानी कि कहा जा रहा है ऑड वन आउट छांटिए। देखिए, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन प्रोग्राम, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। प्रोग्राम क्या है? ये भी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है। मतलब इन सब में से इन सबको काटा छाटा मारा सब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पेरिफेरल्स जो है, जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, जो पेरिफेरल्स होते हैं, जो आउटपुट्स, जो डिवाइसेज होते हैं, वो पेरिफेरल्स होते हैं। कंप्यूटर में हम पोर्ट्स के थ्रू यूज करते हैं, तो ये पेरिफेरल्स इसको तोड़ सकते हैं, मार सकते हैं, गिरा सकते हैं, फाड़ सकते हैं। तो ये पेरिफेरल जो होता है, यही यहाँ पर क्या है? बेमेल है। इन सब में, इन सब के ग्रुप में ये बेमेल है। ठीक, कहा जा रहा है कंप्यूटर कंट्रोल करने के संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? देखिए, हम कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं, उनमें से जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम क्या होता है? क्या हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है? ये तो है ही नहीं, ह्यूमनवेयर कुछ है ही नहीं। प्रोग्रामर प्रोग्राम करता है, प्रोग्राम करके ये प्रोग्राम का सेट बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, एनालिस्ट वही। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है, यही है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा कि कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक, आगे देख लेते हैं। समझ में आ रहा होगा। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा? परीक्षा हॉल 247 से जुड़ जाना होगा। चलिए, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्य के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, कंप्यूटर जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्सेज हैं, उसके मैनेजमेंट से संबंधित जो अलग अलग जो स्पेसिफिक वर्क होता है, जैसे कि हमें क्या करना है? हमें बिल बनाना है, ठीक है? तो पैरोल सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। जैसे हमें क्या बोलते हैं कि हमें कोई पीपीटी बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कार्य है, तो उसके लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ से इसका सही जवाब हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, डीबीएमएस, वहीं पर हम कर सकते हैं वर्ड आर्ट वाला जो भी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, या फिर एमएस एक्सेल। तो ये सब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक वर्क करने के लिए हम यूज करते हैं। अच्छा, ये क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है। कंप्यूटर हम प्रयोग कर पाए, इसको आसान बना देता है। जैसे कि हम यहाँ पर अभी पेन टैबलेट से हम आपके सामने कुछ भी लिख पा रहे हैं, तो ये किस प्रकार से हो पा रहा है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू, ठीक है? या फिर हम यहाँ पर जो हम पीपीटी बनाते हैं, ये कैसे हो पा रहा है? पीपीटी से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से, तो वहाँ पर क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वो कंप्यूटर के प्रोग्राम यूज करने को क्या कर देता है? यूजर के लिए आसान बना देता है। तो ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के प्रयोग को आसान बना देता है, ठीक है? अब कहता है वॉइस डेटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की, कहता है कि वॉइस डेटा, जो भी डेटा हम वॉइस फॉर्मेट में अंदर कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, अब आप जानते हैं हम कुछ भी बाहर से अंदर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी दे ले, लेकिन कंप्यूटर कहेगा कि हम उसको डिजिटाइज करके ही मानेंगे। डिजिटाइज करने का मतलब 0101 इस तरह से हम मानेंगे, ये नहीं कि 01 के बीच में है, ऐसा हम नहीं मानेंगे। हम डिजिटाइज करके मानेंगे, हम इसको मशीन लैंग्वेज में चेंज करेंगे, 01 के फॉर्मेट में चेंज करेंगे, बाइनरी डिजिट में चेंज करेंगे, यानी कि डिजिटाइज करेंगे। और डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर का कहता है एक सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस क्या है? डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर अत्यधिक महंगा है, ये इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, बल्कि इसका लिमिटेशंस ये है कि हम वॉइस डेटा को डिजिटाइज या सॉफ्टवेयर, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि वॉइस को क्या करता है? डिटेक्ट कर लेता है, और उसके बाद जो भी हम बोलते हैं, यहां पर मैंने बोला राम आम खाता है, तो मैंने जैसे ही बोला, तो यहां अगर हमारा सॉफ्टवेयर जो कि वॉइस डेटा को पट 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 वहां पर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख देगा, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारे इस, जो भी हम जिस भाषा में बात करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए उसको क्या किया गया है? कोड किया गया है, बल्कि ट्रेन किया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर कंप्यूटर या फिर वो जो सॉफ्टवेयर है उसको अगर हमारा भाषा उसको समझ में ना आए,
या फिर उसके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर ना डाला गया है उस भाषा को एक्सेस करने के लिए, तो वो वॉइस डेटा को डिजिटाइज नहीं कर पाएगा। मान लिया कि अंडमान निकोबार का कोई भी एक एकदम ट्राइबल एरिया में चले जाइए, एकदम रिमोट एरिया में चले जाइए, जिसका भाषा के बारे में हम नहीं जानते हैं। अब उस भाषा के बारे में हम जानते ही नहीं है और उन लोगों को अगर ये मोबाइल पकड़ा दिया जाए, अब वो अपने भाषा में बोलेगा, जो भी बोल दे, तो क्या वो वॉइस डेटा डिजिटाइज कर पाएगा क्या कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर? नहीं है तो उसके पास। तो यहां पर यह है कि अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए उसे ट्रेन होना चाहिए, तभी जाकर के वो डिजिटाइज कर पाएगा वॉइस डेटा को। तो ये इसका लिमिटेशंस है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है ऑफिस असिस्टेंट। देखिए, ऑफिस असिस्टेंट, जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एमएस वर्ड वगैरह ये सब यूज करते हैं तो आपको एक ऑफिस असिस्टेंट एक तरह से कहा जा सकता है कि ऑफिस असिस्टेंट क्या है। ऑफिस असिस्टेंट के बारे में आपने सुना भी होगा। तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो कि हेल्प करता है, सुझाव प्रदान करता है हम लोगों को। ठीक है, ये करता है हेल्प और सुझाव प्रदान, मतलब जो हमें एडवाइस देने का काम करता है। तो यहां से ये आप समझ सकते हैं कि ऑफिस असिस्टेंट को डिजाइन इसीलिए किया गया है जो हमें क्या करे, असिस्ट करेगा। असिस्ट का मतलब कि हमें हेल्प करेगा, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टास्क को परफॉर्म करा रहे हैं, उसके लिए वो हमें सहयोग करेगा, उसके लिए हमें वो सुझाव प्रदान करेगा। जैसे कि हमारे, आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर, मोबाइल में एक कंप्यूटर के कीबोर्ड में देखिए, वहां F1 है, हेल्प, आप F1 को प्रेस करके कुछ भी वहां से ले सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोग्रामर सब यूज करता है। ठीक है, ये F1 से लेकर F12, तो जो फंक्शन कीज होते हैं कीबोर्ड पर, आप कभी भी दबाइए, कुछ ना कुछ उससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, या फिर सेलेक्ट कीजिए मेनू बार से हेल्प, और आपको वहां से पता चल जाएगा कि ऑफिस असिस्टेंट हेल्प सेलेक्ट कीजिए, तो ऑफिस असिस्टेंट क्या, आपको क्या दिक्कत है क्या नहीं, वहां से बताया जाएगा। तो एक एनिमेटेड कैरेक्टर है जो कि सहायता और सुझाव देता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का, मतलब कि कहा जा सकता है कि इस टाइप का जो ऑफिस असिस्टेंट है, ये ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल है। ठीक, अब देखिए, यहां से कहा जाता है कि कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहां पर कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज एनटी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एनटी। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि ये विंडोज एक्सपी क्या है, एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं, विंडोज एक्सपी जो है एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने बात किया हुआ है। देखिए, ब्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक कंप्यूटर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने अभी बात किया हुआ है कि नोकिया के सेलफोन्स वगैरह में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है और होता था। तो ये सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइस का, स्मार्टफोनों के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडोज एनटी, बताइए ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहां से ये हो जाएगा। जबकि पेज मेकर, विन वर्ल्ड एक्सपी, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, मैक लाइट नाम का एक लैपटॉप होता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एज अ फैक्ट आप इसको चार्ट जाइए। मैक लाइट नाम का एक लैपटॉप है जिसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है वो ओजेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसके बारे में सुने होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मैक लाइट नाम का एक लैपटॉप होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे हम लोग का जो कंप्यूटर है, एचपी है, लेनोवो है, आपका जो भी तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसमें लगाते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एप्पल के लेकर आइएगा तो iOS लगेगा। वैसे ही मैक लाइट नाम का एक लैपटॉप है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओजेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करता है। और ये जो ओजेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको डेवलप किया गया था या इंट्रोड्यूस किया गया था जो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा। किसके द्वारा? जो आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, कहा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा नीचे दिए गए कौन से रिसोर्सेज को संरक्षित किया जाना चाहिए। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कौन से रिसोर्सेज। तो देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मैनेज करता है। ये मेमोरी मैनेज करता है। मेमोरी मैनेजमेंट किस टाइप का मेमोरी मैनेजमेंट? ये आउटपुट मेमोरी नहीं, या फिर सेकेंडरी मेमोरी नहीं, या फिर वो जो बैकअप के लिए हम लोग यूज करते हैं हार्ड डिस्क वगैरह, उसको ये मैनेज नहीं करता ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डायरेक्ट इससे कनेक्ट नहीं होता है, बल्कि प्राइमरी मेमोरी जो हमारा रैम रोम होता है कंप्यूटर के अंदर, उस मेमोरी को ये मैनेज करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, सीपीयू को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यानी कि सभी का सभी यहां पर ये मेमोरी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का मैनेज करता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कि कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए इनमें से कौन सा सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद पीएल 360 डिग्री, ये भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 360 डिग्री। पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि ब्लेज पास्कल नाम का एक साइंटिस्ट था, फ्रांसीसी है। ठीक है, मैथमेटिशियन बोल सकते हैं। इसी के नाम पर, इसी का
का मतलब इज्जत देने के लिए पास्कल नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रखा गया। ठीक, कहा जा रहा है कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम हमने बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, फाइल कंप्रेशन बिल्कुल सही, नेटवर्क मैनेजमेंट क्या बोलते हैं नेटवर्क मैनेजर ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर करता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ये भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर आता है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक, विकल्पों में से सभी। चलिए आगे देख लेते हैं। कहता है किसी भी कमांड को, हम जो भी कमांड देते हैं उसको, कमांड को प्रोसेस करवा के एग्जीक्यूट करवाने का जो प्रोसेस होता है उसको एग्जीक्यूट कहा जाता है। हम यहाँ से ऐड लिख दिए तो ऐड करवाएगा, हम यहाँ से CMD दे करके कुछ भी यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम कमांड्स कुछ भी देते हैं उसको संपन्न, जो कमांड को एग्जीक्यूट करवा के प्रोसेस करवा के एग्जीक्यूट करता है तो उसे एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से, किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी से उचित प्रक्रिया के द्वारा रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। देखिए प्रोग्राम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। प्रोग्राम क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है। तो किसी भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को उसके कंप्यूटर के मेमोरी से, चाहे मोबाइल के मेमोरी से हटाने का एक उचित एक प्रोसेस के द्वारा रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहला जा सकती है। इंस्टॉलेशन के द्वारा हटाते नहीं है बल्कि लगाते हैं। ठीक है, रिमूवल होता नहीं है, डिबगिंग होता नहीं है, बूटिंग होता नहीं, बल्कि अनइंस्टॉल करते हैं आप। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में योसेमाइट, मावेरिक्स, याद रखिए हमारे साथ बोलिए, ये योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा, ये चीता, ये सब किसको संदर्भित करता है। आप अगर सुनेंगे योसेमाइट, मावेरिक्स, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा और चीता, ये सब जो है ना मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10 का ये सब अलग अलग वर्जन्स हैं। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग वर्जन्स है। आप देख लीजिएगा योसेमाइट, जहां भी आप देखिएगा योसेमाइट, मावेरिक्स, ठीक है, माउंटेन लायन, स्नो लेपर्ड, टाइगर, पैंथर, जगुआर, प्यूमा, चीता, ये सब मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10 का एक सब वर्जन है। ठीक है, देखिए कौन सा ऐसा लाइसेंस होता है जो लोगों के समूह को विनिर्दिष्ट करता है और जो सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए हम अगर कोई एक सॉफ्टवेयर लेकर के आए, मान लिया हम एक एंटीवायरस लेकर के आते हैं, तो हमारे घर में 2 लोग हैं, और दोनों के पास अगर सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 यूजर वाला क्या लेकर के आते हैं, 2 यूजर वाला सॉफ्टवेयर लेकर के आते हैं, एंटीवायरस लेकर के आते हैं। अगर हमें सिंगल यूज करना है, ठीक है, हमें अपना ही केवल यूज करना है, तो सिंगल यूजर लेकर आते हैं। अगर 5 लोगों के लेकर आएंगे तो 5 यूजर लेकर आएंगे। तो यहां पर यह है कि अगर एक समूह है, एक कंपनी है, और वहां हम कोई सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, ठीक है, बनाने वाले से एक सॉफ्टवेयर हमने खरीदा, अब उस सॉफ्टवेयर को हम खरीदेंगे और पूरा कंपनी के लोगों को उस सॉफ्टवेयर पर काम करना है, तो हमें कैसा लाइसेंस लेना होगा, तो हमें लेना होगा मल्टीपल यूजर लाइसेंस। कैसा, मल्टीपल यूजर लाइसेंस वाला लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि वह सिस्टम जो एक समय में केवल एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई, क्या उसे प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं? नहीं, उसे यूनिटास्किंग सिस्टम कहते हैं। टास्किंग सिस्टम नहीं होता है, उसमें से कोई नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा, यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। याद रख लीजिएगा हमारे साथ, एक ऐसा सिस्टम जो एक टाइम पर केवल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाता है, एक ऐसा सिस्टम जो एक टाइम पर केवल एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाए, वो कहलाता है यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। वो क्या कहलाता है, यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम। विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने, विंडोज में देखिए, विंडोज में एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन चलाने या फिर रन करने को क्या कहा जाता है। देखिए कोई भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, एक समय में एक से अधिक आप एप्लीकेशन चलाते हैं, तो उसको कहा जाता है, याद रखिएगा, एक समय में मान लिया हम VLC मीडिया प्लेयर भी चलाए हुए हैं, हम PPT भी खोल करके रखे हुए हैं, हम PDF भी खोल करके रखे हुए, तो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशन वहां पर रन कर रहा है, तो उसको कहा जाता है मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग। क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग विंडोज में। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक, याद रहेगा आपको। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक ऐसा फीचर जो सारणियों यानी कि लिस्ट और मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती पड़ने पर के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है। देखिए एक ऐसा फीचर सिस्टम का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ऐसा फीचर जो कि सारणी, जो हमारे पास अलग अलग यूजर्स हैं या फिर ये कह सकते हैं लिस्ट है, उसको मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग किफायती पड़ने के कारण 2 या 2 से अधिक यूजर्स को सुविधा देता है, तो उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। कल मैंने आपको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से समझाया था कि एक का अगर कम पड़ जाए तो दूसरे को मिल जाता है, दूसरे का कम पड़ जाए तो तीसरे को मिल जाता है। सबके लिए एक एक टाइम क्या कर दिया जाता है, प्रोवाइड करवा दिया जाता है। आपको इतने टाइम में करना है, अगर कम टाइम में कर लिया, वही टाइम दूसरे को भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो ये सब टाइम शेयरिंग का क्या है,
फीचर्स है। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो घड़ी है, जो वॉच है, वो क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर घड़ी जो है एक टाइमिंग डिवाइस है, जो कंप्यूटर के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, उनको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पल्स पैदा करती है। इलेक्ट्रिकल पल्स एक जिसे हम क्लॉक कहते हैं। तो याद रखिएगा कंप्यूटर सिस्टम में जो घड़ी होती है वो ऑपरेशंस को टास्क को सिंक्रोनाइज करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेट करती है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से क्या किया जा सकता है? बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या किया जा सकता है? क्या टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया जा सकता है? स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग किया जाता है? हाँ जी, किया जा सकता है। देखिए ये जो यहाँ पर हम डिटेल में इसको तो समझा नहीं सकते हैं कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। तो यहाँ से ये समझ लीजिए मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब ये होता है कि हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, जो भी सिग्नल्स के थ्रू इससे बात करते हैं, मैसेज सिग्नल दीजिए, कोई डेटा सिग्नल दीजिए, तो देखिए मल्टीपल सिग्नल्स को एक साथ मल्टीपल सिग्नल्स को अगर आप कंप्यूटर सिस्टम में भेज रहे हैं एक साथ अलग अलग डिवाइसेस से, अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस से मल्टीपल सिग्नल को आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दे रहे हैं, तो वो मल्टीपल सिग्नल एक चैनल के थ्रू, किसी एक चैनल या फिर किसी एक जिस पर आप भेज रहे हैं, किसी एक चैनल के थ्रू हम इसके अंदर भेज पाए बिना किसी इंटरफेरेंस के, तो उसे कहा जाता है मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कहा जाता है? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि मल्टीपल सिग्नल्स ओवर द सेम चैनल विदाउट इंटरफेरेंस इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। क्या? मल्टीप्लेक्सिंग। अब देखिए टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? तो कई सारे सिग्नल्स, चाहे किसी भी टाइप का सिग्नल हो, अलग अलग समय पर, टाइम डिवीजन मतलब टाइम का डिवाइड किया गया है, अलग अलग समय पर एक ही कैरियर फ्रीक्वेंसी पर अगर कई सारे सिग्नल्स अगर वहां पर कंबाइनली उसको ट्रांसमिट किया जाए तो उसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। और तो याद रखिएगा रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग दोनों कर सकते हैं। तो यहां से ये आप समझ गए होंगे अभी तक, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है मल्टीपल प्रोसेसर के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग क्या कहलाता है? तो ये मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। मल्टीपल प्रोसेसर्स के द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को साथ साथ प्रोसेस करवाना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या? मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। एक ऐसा फाइल, देखिए फाइल्स के अंदर हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हम अपनी एक मेमोरी में फाइल्स बनाते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स, डेटा जो भी हम चाहे उसमें स्टोर करके रखते हैं। तो एक ऐसा फाइल जिसमें ट्रांजिएंट डेटा होता है। ट्रांजिएंट डेटा का मतलब क्या होता है ना, कि ट्रांजिएंट डेटा मतलब एक अल्पकालीन डेटा, जिसमें डेटा जो हम रखते हैं शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, ठीक है। डेटा एक शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं। तो देखिए एक ऐसा फाइल जिसमें ट्रांजिएंट डेटा होता है, जिसे मास्टर फाइल के साथ, मास्टर फाइल जिसमें हम डाला जाता है मेन फाइल, मास्टर फाइल के साथ एक संयोजन या फिर उसके साथ जो कंबाइन के तहत प्रोसेस करता है, इस फाइल को क्या कहा जाता है? तो इस फाइल को कहा जाता है ट्रांसमिशन फाइल। क्या कहा जाता है? ट्रांसमिशन फाइल या हस्तांतरण फाइल। देखिए हम जब किसी फाइल के डेटा को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो देखिए उस फाइल में थोड़े देर के लिए वो डेटा रहता है और फिर हम उसे ट्रांसमिट कर देते हैं किसी दूसरे फाइल में। तो ये जो कहलाता है इसे ट्रांसमिशन फाइल कहलाता है। क्या? ट्रांसमिशन फाइल। देखिए वह प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, देखिए जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जब भी हम कोई ऐप बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, तो प्रोग्राम लिखना होगा, ठीक है। प्रोग्राम लिखना होगा, तो वो प्रोग्राम लिखने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को के टेक्निकल और मैनेजमेंट इश्यूज को एक ऐसा प्रोसेस जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के टाइम पर जो टेक्निकल या फिर मैनेजमेंट लेवल पर जो इश्यूज आते हैं उसको डील किया जाता है, तो उसको सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है एफएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो एफएसएफ का पूरा नाम है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, याद रखिएगा, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एफएसएफ का पूरा नाम है। पेजिंग किस पर लागू किया जाता है? देखिए आप भी अपने कंप्यूटर सिस्टम में पेजिंग करते होंगे, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो पेजिंग जो होता है हार्डवेयर पर लागू किया जाता है। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अलग अलग क्या करते हैं, मेमोरी को अलग अलग डिवाइड करते हैं, किसी के लिए 500 MB, किसी के लिए 400 MB, 300 MB, क्या करते हैं 300 GB तक उसको क्या करते हैं, मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं। तुम इतना ले लो, तुम इतना ले लो। तो एक पेजिंग बना करके अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग मेमोरी का एक फिक्स साइज को उसको बांट देते हैं, तो इसे पेजिंग कहा जाता है। तो देखिए पेजिंग हार्डवेयर
लागू किया जाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है, प्राइमरी मेमोरी का। किसका? प्राइमरी मेमोरी का। तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, रैम या फिर रोम जो होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक फिक्स साइज या फिर निश्चित आकार के पेजों में उसको, वो मेमोरी को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके उसको अलग अलग मेमोरी साइज में बांट देते हैं। तो इसे पेजिंग कहा जाता है। अब देखिए एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है? एनईएफटी और आरटीजीएस, तो देखिए एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। और ये आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? तो आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो देखिए ये दोनों का मतलब आप जब आप जान गए कि ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का बात है, तो इसका मतलब ये है एक बैंक से दूसरे बैंक में इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं आजकल, जो ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये इसी के थ्रू होता है। यही एक प्रोसेस है, एनईएफटी और आरटीजीएस। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जाता है कि नीचे दिए कौन सा वास्तविक समय मतलब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए मैंने आपको कल बताया था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एक ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होता है, ठीक है, टाइम का पाबंद होता है, टाइम का आज्ञाकारी होता है, जो इसको बोला जाता है उस पर करता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ का यूज होता है? साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है, हॉस्पिटल्स में, इसरो वगैरह स्पेस टेक्नोलॉजीज में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। तो देखिए, और एमएस विंडोज वगैरह रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम नहीं है, आईओएस ये सब नहीं है, हम लोग जो समान भाषा हम लोग जो यूज करते हैं ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन विंडोज सीई, ठीक है, विंडोज सीई एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? विंडोज सीई एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसके बारे में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आप याद रख लीजिए जो कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम आपको याद रखने चाहिए जो कि एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि याद रख लीजिएगा, जैसे हमने अभी देखा विंडोज सी, क्या देखा? विंडोज सी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। वहीं पर ई कॉस एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। एडोस एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, न्यूक्लियस एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद लाइनस लिनक्स, ठीक है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। वी एक्स वर्क्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और आरटी लिनक्स ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए लिनक्स को नहीं, आरटी लिनक्स, ठीक है, आरटी लिनक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ई लाइनोस, न्यूक्लियस, विंडोज सी, ई कॉस, एडोस, आरटी लाइनक्स, वी एक्स वर्क्स, ये सब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अब यहां से हम आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो रियल टाइम के संदर्भ में रेफरेंस को पढ़ता है, रीड करता है और उसे प्रोसेस करता है, तो उसे कहा जाता है रियल टाइम सिस्टम। क्या? रियल टाइम सिस्टम। अब देखिए क्या कहा जाता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बताइए नीचे दिए गए से कौन नहीं है। देखिए वीएक्स वर्क्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, आरटी लाइनक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज सी एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब देखिए कहा जा रहा है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड जो रिकॉर्ड होते हैं, जो रिकॉर्ड होते हैं हाई लेवल पर, जो डेटा वगैरह एक लार्ज अमाउंट में डेटा को रिकॉर्ड के जो ग्रुप को क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। इसके बारे में हमने बात किया हुआ है, डेटाबेस कहा जाता है उसको। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य क्या होता है। देखिए कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसेस होते हैं उसका जो मेन एम होता है, मेन मोटो होता है, वो क्या होता है? मेन मोटो होता है कि डेटा मैंने बताया था स्कैटर्ड फॉर्मेट में हमारे पास रहता है, बिखरा हुआ फॉर्मेट में। जैसे कि हमने लिखा र, हमने लिखा आकार, हमने लिखा म, अगर ये डेटा अलग अलग फॉर्मेट में है, अब हम इसको क्या करते हैं, अपने दिमाग में प्रोसेस करते रा आ म, राम कर देते हैं। तो राम क्या हो गया? एक मीनिंगफुल हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया, और ये क्या था? स्कैटर्ड, जो कि मीनिंगफुल नहीं था। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलता है, जो सूचना मिलता है, वही प्रोसेस, कंप्यूटर प्रोसेस का वही एक मेन मोटो है कि ये डेटा जो भी है हमारे पास, उसको इंफॉर्मेशन में बदलना ही हमारा मेन काम है। ठीक है, मीनिंगफुल कह सकते हैं, मीनिंग होता है कुछ
कुछ ना कुछ। अब देखिए वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण होता है और रोम में रहता है। मैंने कल ही बताया था आपको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो कि उसके अंतर्निहित होता है, अंतर्दिष्ट होता है, उसके अंदर घुसेड़ा जाता है। अच्छा, रोम के अंदर इनबिल्ट होता है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। और एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी कुछ कोडिंग करके, जो कुछ प्रोग्राम करके जो मैन्युफैक्चरर हमें भेज देता है, और उसके बाद कुछ डिवाइसेस में, जैसे कि वॉशिंग मशीन हो गया, माइक्रोवेव अवन हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉच हो गया, तो इन सब में क्या होता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। और उसमें क्या होता है, जो भी कोड किया रहता है उसके अकॉर्डिंग वो काम उसे करवाता है। तो ये है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में, मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए अलग अलग कंप्यूटिंग जो भी टास्क है, तो मेमोरी जो हमारे पास दिया रहता है कंप्यूटर सिस्टम के रोम में, ठीक है, तो उस मेमोरी में स्पेस को अलग अलग उसको क्या करना, स्पेस को अलॉट करवाना क्या कहलाता है, स्पेस अलॉट करवाना मेमोरी मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को सूचना में बदलना होता है, इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। ठीक, अब देखिए क्या कहा जाता है कि किसी फाइल को कॉम्प्रेस्ड आर्चिव से रिमूव करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए कोई भी फाइल है हमारे पास और एकदम कॉम्प्रेस्ड फॉर्मेट में है, तो हम उसको जब रिमूव करके उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लाते हैं तो वो कहलाता है एक्सट्रैक्टिंग, कहलाता है क्या, एक्सट्रैक्टिंग कहलाता है। तो ये एक्सट्रैक्टिंग हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा कंप्यूटर फाइल नाम की, कोई भी कंप्यूटर फाइल है उसके नाम के अंत में एक लिखा रहता है फाइल का प्रकार की, मतलब फाइल किस टाइप का है उसको निर्धारित करने के लिए हेल्प करता है, तो वो होता है आपका फाइल का सब नेम। क्या, फाइल का सब नेम। ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी फाइल के नाम के अंत में ये लिखा रहता है और वो जो बताता है कि कंप्यूटर का फाइल किस प्रकार का है, तो उसे फाइल सब नेम कहते हैं। देखिए एक डेटाबेस में रोल बैक क्या है, तो रोल बैक एक डेटाबेस में जो है टीसीएल स्टेटमेंट है। क्या, टीसीएल स्टेटमेंट। देखिए क्या होता है कि कोई भी डेटाबेस है तो डेटाबेस में बहुत सारे डेटा होते हैं, हाई अमाउंट पर डेटा होता है, लार्ज अमाउंट में वहाँ पर डेटा होता है, इन्फॉर्मेशंस होते हैं, तो उसको ना अलग अलग ये में बांटा जाता है। ठीक है, डेटाबेस में इसको अलग अलग स्टेटमेंट में बांटा जाता है, जिसको एसक्यूएल लैंग्वेज स्टेटमेंट कहा जाता है। और उसको बांटा जाता है चार प्रकार के स्टेटमेंट में, एक होता है डीएमएल, एक होता है आपका डीडीएल, और एक होता है आपका डीसीएल, और एक होता है टीसीएल। ठीक है, टीसीएल। तो ये सब क्या बोलता है, इस स्टेटमेंट में, लैंग्वेज स्टेटमेंट में इसको बांटा जाता है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट का काम क्या क्या होता है, जैसे कि अगर अगर कह दिया जाए कि कॉपी करना, या फिर कह दिया जाए क्रिएट करना, कोई भी नाम है दिया गया है, ठीक है, क्रिएट करना, तो क्रिएट करना मतलब क्या, कि एक फाइल को क्रिएट करना कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है एसक्यूएल लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो डीएमएल का मतलब होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब डेटा को मैनिपुलेट करना। डेटा को मैनिपुलेट करने का मतलब है कि डेटा को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके हम उसका कुछ भी कर सकते हैं। डेटा इंसर्ट करवाना, कहीं पर उठा के कहीं इंसर्ट करना, अपडेट करना, या फिर डेटा को डिलीट करना, ये सब क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट डेटाबेस के अंदर ये होता है। डीडीएल का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज मतलब डेटा को डिफाइन करता है, ठीक है, उसको क्रिएट करता है, उसको अल्टर करता है, ड्रॉप करता है। तो ये सब क्या है, लैंग्वेज स्टेटमेंट है। वैसे ही यहाँ पर देखिए टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जो भी यहाँ पर क्या होता है कि फाइल के जो भी ऑपरेशंस होते हैं और उसके यूज क्या है उसके आधार पर उसका नाम दिया रहता है। उसी तरह से टीसीएल में ही आप यहाँ पर देख सकते होंगे रोल बैक। तो ये याद रख लीजिएगा कि डेटाबेस में रोल बैक क्या है, एक टीसीएल स्टेटमेंट है। ठीक है, टीसीएल स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कौन सा कंप्यूटर में इमेज को स्टोर करने का प्रारूप नहीं है। देखिए डॉट बीएमपी, जैसे कि आप जानते हैं जेपीजी इमेज होता है, आपका पीएनजी इमेज होता है, तो डॉट पीएनजी, डॉट जेपीजी, ये सब जो फाइल एक्सटेंशन है इमेज को स्टोर करने का, ये सब क्या है, प्रारूप है। लेकिन ये जो डॉट एवीआई है, आप जानते होंगे डॉट एमओवी होता है, डॉट MP4 होता है, डॉट एवीआई होता है, तो ये सब क्या है, ये सब है आपका वीडियो को स्टोर करने का फॉर्मेट, मतलब और डॉट बीएमपी, डॉट जेपीजी, डॉट पीएनजी, ये सब इमेज के लिए है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर फाइल नाम का एक एक्सटेंशन है डॉट INF। तो इसका मतलब क्या होता है INF का मतलब, तो INF का मतलब होता है किसी भी फाइल को इंस्टॉल कराने के लिए हम इस फाइल एक्सटेंशन को यूज करते हैं, डॉट इंस्टॉल फाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इंस्टॉल फाइल। तो इसका क्या हो जाएगा, किसको संदर्भित करता है, स्थापना फाइल को इंस्टॉल करना, फाइल को इंस्टॉल करना। जैसे कि बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन होते हैं, जैसे डॉट सी दे दिया तो सी सोर्स प्रोग्राम फाइल होता है, डॉट OBJ
तो मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट फाइल है। उसी तरह से .inf है तो ये है आपका इंस्टॉल फाइल। क्या, इंस्टॉल फाइल मतलब स्थापना फाइल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि किसका प्रयोग डॉक्यूमेंट तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो फाइल का प्रयोग करते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए। किसी भी डॉक्यूमेंट तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए फाइल का जो यूज करते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, तो मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट कहा जा रहा है। नीचे दिए गया कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो है लीनियर सेक्वेंशियल मॉडल भी कहलाता है। तो जो वाटरफॉल मॉडल है ना, वाटरफॉल मॉडल, इसे लीनियर सेक्वेंशियल मॉडल भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल। एक ड्राइव के अंदर कितने प्राइमरी डिवीजन होते हैं, तो एक ड्राइव के अंदर प्राइमरी अगर डिवीजन की बात करें तो केवल एक ही डिवीजन होते हैं एक ड्राइव में। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो वर्चुअल मेमोरी जो हमारे अंदर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होता है वो डिस्क के स्पेस पर निर्भर करता है, डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। और वर्चुअल मेमोरी क्या है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं बता पाइएगा तो बताइएगा कि हम बता दें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नेक्स्ट क्लास लेंगे, आप लोगों के डिमांड पर आप लोगों ने कहा है कि नया नया जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बारे में बता दिया जाए, तो उसमें आपको वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम का बता दिया जाएगा। तो टोटल आज हम लोग यहीं पर क्वेश्चन रहने देते हैं, इसके बाद और भी 100 क्वेश्चन कर लेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो हमारा काम हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम लैंग्वेज करेंगे, इंटरनेट करेंगे, और एमएस ऑफिस के अंदर जो भी इसकी ये है, जैसे कि एमएस वर्ड है, आपका एमएस पीपीटी है, एमएस एक्सेल है, अच्छे से उन सबको करके आपको पूरा का पूरा एक कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट पैकेज यहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा का पूरा ये जो आज का कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस को देखे हैं। आप इसे रिवाइज कीजिएगा। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, परीक्षा हॉल्ट 24/7 के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना होगा। परीक्षा हॉल्ट 24/7 को आप सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलेगी आप तक अच्छे से अच्छे कंटेंट पहुंचाने के लिए, क्योंकि परीक्षा हॉल्ट 24/7 के कंटेंट पर आपको भी विश्वास होना चाहिए। आपके विश्वास से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक ला पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।